हेलो एवरीवन। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पॉइजन्स इक्वेशन को एक स्पेशल केस के लिए सॉल्व करना सीखा था। उसके अंदर हमने दो प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। दो पैरेलल प्लेट्स की वजह से हमने एक स्पेशल केस लिया था और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखा था। आज के वीडियो में हम लाप्लास इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। लाप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कार्तीय निर्देशांकों के अंदर हम अपनी लाप्लास की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? पॉइसन इक्वेशन का एक स्पेशल केस है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। जहाँ पर ये चीज़ 0 होती है वहाँ पर पॉइसन इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन बन जाती है। अब अगर मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखूँ तो ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ये मान लेती हूँ कि हमारा जो फंक्शन है फाई, यानी जो पोटेंशियल हमने लिया है या जो फंक्शन हमने लिया है फाई, उसे हम मान लेते हैं फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि फाई 3 कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है जो कि है एक्स वाई और जेड। इस चीज़ को मैं थोड़ा और डिफाइन करके इस तरह से लिख सकती हूँ, फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, y इज़ अ फंक्शन ऑफ y एंड z इज़ अ फंक्शन ऑफ z। यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ कि हमारा जो फाई है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। एक है कैपिटल X, एक है कैपिटल Y और एक है कैपिटल Z। जो ये हमारा कैपिटल X है ये सिर्फ और सिर्फ X कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, यानी ये सिर्फ X का फंक्शन है, Y की वैल्यू का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इस तरह से जो कैपिटल Y है वो सिर्फ हमारा Y कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, यानी कि X और Z की वैल्यू में चेंज करने पर y की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से तीसरी चीज़, हमने कोई फंक्शन मान लिया z जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल z पर डिपेंड करता है, x और y पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर हमने ये चीज़ मान ली है कि हम जानते हैं फाई इन तीनों का फंक्शन है, तो मैं मान लेती हूँ कि फाई को इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से डेल स्क्वायर फाई और इन सब की वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी मुझे इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और वो भी कैसा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें सिर्फ एक्स वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी दोनों चीज़ें इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट हो जाएगा, z कांस्टेंट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा और इस तरह से भी लिख सकती हूँ, x y और z। तो जब मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ एक बार तब भी y z कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक बार। जब दूसरी बार मैं इसका फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगी यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, उस केस में फिर से y और z कांस्टेंट हो जाएंगे और x का हो जाएगा डबल डैश, यानी x का 2 बार क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर को निकालना चाहूँ तो x और z दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी और y का 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जिसे हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर को निकालना चाहूँ तो x और y कांस्टेंट हो जाएंगे और z का 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की है इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मुझे मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करती हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा x डबल डैश वाई जेड प्लस एक्स वाई डबल डैश जेड प्लस एक्स वाई और z डबल डैश एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि ये लाप्लास की इक्वेशन है तो RHS साइड में 0 आएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, पूरी इक्वेशन को x y z से डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइड द इक्वेशन बाय x y z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x डबल डैश वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। इसी तरह से सेकेंड टर्म को भी मैं एक्स वाई जेड से डिवाइड कर सकती हूँ और थर्ड टर्म को भी हम एक्स वाई जेड से डिवाइड कर लेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा? ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर x और z कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x y कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे मेरी इक्वेशन मिलेगी x डबल डैश अपॉन x
प्लस y डबल डैश अपॉन y प्लस z डबल डैश अपॉन z दैट इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने अपनी इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लिख लिया है। आप मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे, ठीक है। उसके अंदर एक ये तरीका होता है वेरिएबल सेपरेबल, जिसके अंदर हम सारे वेरिएबल्स को सेपरेट करके और फिर अपनी इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। उस मेथड को हम आज यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने फाई को एक फंक्शन मान लिया, फिर उस फंक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके अपनी इक्वेशन की वैल्यू निकाली और उसके बाद पूरे फंक्शन से इसको डिवाइड करके और x डबल डैश के अपॉन में x, y डबल डैश के अपॉन में y और z डबल डैश के अपॉन में z को मैंने लिख लिया। अब हम आगे यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये जो हमने लिखा है इसका क्या मतलब है, x डबल डैश अपॉन x का क्या मतलब है। x डबल डैश का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या मतलब है, डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा x है फंक्शन ऑफ x, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन और अपॉन में x का मतलब है 1 अपॉन x। यानी अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को देखूं तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, यानी y और z की वैल्यू में चेंज करने पर x डबल डैश x अपॉन x की वैल्यू में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। इस तरह से ये जो y के टर्म्स में इक्वेशन दे रखी है, x और z में चेंज करने पर इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि ये तीनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपने अपने वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, बाकी 2 वेरिएबल्स से बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इन तीनों चीज़ों को क्या कर लेती हूँ, मैं कांस्टेंट्स के बराबर मान लेती हूँ। ये चीज़ मैं पूरी तरह से अज्यूम कर रही हूँ अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो x डबल डैश अपॉन x को मैं मान लेती हूँ माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से y डबल डैश अपॉन y को मैं मान लेती हूँ माइनस बीटा स्क्वायर, और इसी तरह से z डबल डैश अपॉन z को मैं मान लेती हूँ गामा स्क्वायर। अब ये 3 जो मैंने कांस्टेंट माने हैं, इन तीनों के अंदर कुछ इस तरह से रिलेशन है, माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमें इसका एक सोल्यूशन मिल जाए। इस मेथड को आप पूरा डिटेल में मैथ्स में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर। और यहाँ पर हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको अगर और सॉल्व करें तो हमें गामा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, ये चीज़ यहाँ माइनस में है, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी हमने जो 3 कांस्टेंट्स माने हैं ये उनके बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, गामा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं ये 3 जो इक्वेशन जिसको मैंने कांस्टेंट्स के बराबर माना है इसको फिर से लिख लेती हूँ और अब हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर मैंने तीनों इक्वेशंस लिख ली है, यहाँ से अगर मैं x डबल डैश की वैल्यू निकालूँ तो मुझे मिलेगा x डबल डैश इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर x। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो ये मुझे मिलेगा x डबल डैश प्लस अल्फ़ा स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 0। ये मेरी बन गई है एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और x, यानी x के अंदर द्वितीय घात या द्वितीय श्रेणी की जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो मैंने यहाँ से बना ली है। अब जो स्पेशल काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनका स्पेशल सॉल्यूशन होता है, तो मैं डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिख सकती हूँ। यहाँ से मुझे मिलेगा x इज़ इक्वल टू c1 साइन अल्फ़ा x प्लस c1 डैश कॉस अल्फ़ा x। जब हमारी इस फॉर्मेट के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो उसका जो हम कह सकते हैं व्यापक हल होता है वो ये होता है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली वहाँ से उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके लिख लिया है। इसी तरह से मैं इधर वाली इक्वेशन को लिख सकती हूँ y डबल डैश प्लस बीटा स्क्वायर y इज़ इक्वल टू 0। ये भी इसी तरह की इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल इस तरह की। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू भी लिख सकती हूँ c2 साइन बीटा y प्लस
C2 डैश कॉस बीटा वाई। इसको मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन है ये पूरी फंक्शन ऑफ y है, तो यहाँ पर ये y आएगा, और ये जो हमारा कांस्टेंट है ये बीटा है तो हमने बीटा लिखा है। यहाँ पर हमने कांस्टेंट C1 माना था, C1 और C1 डैश, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट्स को C2 और C2 डैश कंसीडर किया है। अब अगर मैं z वाली इक्वेशन को लिखूँ तो z डैश, ये चीज़ यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का गामा स्क्वायर z इज़ इक्वल टू 0। और जब इस टाइप की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो उसका सॉल्यूशन होता है z इज़ इक्वल टू C3 साइन हाइपरबॉलिक गामा z प्लस C3 डैश साइन हाइपरबॉलिक कॉस हाइपरबॉलिक गामा z। यहाँ पर हमारा नॉर्मल कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा आया था, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हाइपरबॉलिक की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो मैं मान करके चली थी, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, फाई इज़ इक्वल टू x y और z, यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, फाई इज़ इक्वल टू एक्स वाई और z। तो मैंने एक एक करके x y और z की वैल्यूज़ को क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो अब मैं अपनी ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर x y और z की वैल्यू पुट करूँगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फाई हमने किसके बराबर माना था, कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z के बराबर माना था। इन तीनों की वैल्यूज़ को अप्लाई कर देते हैं। C1 साइन अल्फ़ा x प्लस C1 डैश कॉस अल्फ़ा x, C2 साइन बीटा y प्लस C2 डैश कॉस बीटा y इंटू C3 साइन हाइपरबॉलिक गामा x प्लस C3 डैश कॉस हाइपरबॉलिक गामा z। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली है। तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, और अगर हमें अल्फ़ा और बीटा की, अब हमें पता है कि हम गामा की जगह पर भी अल्फ़ा और बीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, गामा इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बस लास्ट स्टेप में हम गामा को चेंज कर देंगे और हमें हमारा फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं पूरी इक्वेशन को सिर्फ अल्फ़ा और बीटा के फॉर्मेट में चेंज कर रही हूँ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, सिग्मा अल्फ़ा सिग्मा बीटा। यानी कि अगर अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे हैं या अलग अलग पॉइंट्स के लिए हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो सबको हम समेशन कर सकते हैं अल्फ़ा और बीटा के रेस्पेक्ट में और हमें अपना फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा C1 साइन अल्फ़ा x प्लस C1 डैश कॉस अल्फ़ा x इंटू C2 साइन बीटा y प्लस C2 डैश कॉस बीटा y, और यहाँ पर हो जाएगा C3 साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू z प्लस C3 डैश कॉस हाइपरबॉलिक अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू z। तो ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर अ लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास की इक्वेशन का त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांकों के फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को 0 रख दूँ, ये एक इसका केस है। ठीक है, अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो मुझे x डबल डैश भी 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो x डबल डैश भी 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। इस वजह से मुझे y डबल डैश भी 0 मिल जाएगा और z डबल डैश भी अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा 0 होने पर गामा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँ, ये डबल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन है ना, अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूँगी तो ये बनेगा x डैश, 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, इसको मैं a1 मान लेती हूँ। ठीक है, फिर इसका जब मैं दूसरी बार फिर से इंटीग्रेशन करूँगी तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ x आ जाएगा, a1x और प्लस a1। इसी तरह से y इज़ इक्वल टू b1y प्लस b1 डैश, या फिर आप इसको a2 भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे, कांस्टेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर a3z प्लस a3 डैश। तो यहाँ से मुझे फाई का एक स्पेशल केस में सॉल्यूशन मिलेगा, a1x प्लस a1 डैश, a2y प्लस a2 डैश और a3z प्लस a3 डैश।
तो ये हमारा एक स्पेशल केस है, जब अल्फ़ा बीटा और अल्टीमेटली गामा भी ज़ीरो होता है तब हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारा अल्फ़ा बीटा गामा ज़ीरो नहीं है तो ये होता है हमारा लाप्लास इक्वेशन का एक जनरल सल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का केस लेकर के उसके अंदर लाप्लास की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।